जैसे हिंदी चैनलों ने बताया कि विदेश नीति के मामले में नरेंद्र मोदी बहुत सफल हैं, वो विदेश यात्राएं उनकी सफल रही हैं, विदेश नीति क्या सफल रही, दोनों में अंतर है। तो विदेश यात्रा कैसे सफल रही कि वो एक जहाज़ लेकर जाते हैं, ठीक है, और उतरते हैं और वहाँ पे भारतीय लोगों को बुलाते हैं कि स्टेडियम में जमा करते हैं, खर्चा पानी जो भी दालमोट लड्डू एक समोसा चमचम दिए तो उसमें खर्चा ही हुआ, मोदी मोदी का नारा हुआ और चले आए। तो वो विदेश में आपने भारतीयों का आयोजन किया, हमें आप ये नहीं पूछते हैं कि ऐसे आयोजनों को लेकर कितना खर्च हुआ सरकार का और ये क्यों ज़रूरी था। तो ये विदेश यात्रा का हिस्सा हुआ, उसके बदले में आपने विदेश नीति में क्या हासिल किया ये आपको उन चैनलों पर बहुत सीमित या बहुत ही कम या नगण्य चर्चाएं मिलेंगी। अब लोगों के दिमाग में बैठ गया कि विदेश नीति के मामले में उन्होंने बहुत कमाल कर दिया है, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी विदेश नीति कहाँ अच्छी है कहाँ ख़राब है, इसका कोई मूल्यांकन नहीं है, मगर आम लोगों में ये धारणा बन गई है। तो सूचना जमा करके जो ये धारणाएँ हैं उनके समानांतर तथ्य रखना, सवाल रखना असंभव है। मतलब इनके मालिकों के लिए औकात की बात नहीं है, एडिटर के लिए औकात की बात नहीं है, रिपोर्टर तो खैर बेचारा अपनी नौकरी कहाँ तक बचाएगा। तो अब कुछ नया नहीं आना है इसमें, अब और ज़्यादा उसको एक झुंड बनाना है तो आप बंद कर दीजिए। जब आपको पता है आप सीधा बीजेपी की सभाओं में जाइए, आप न्यूज़ चैनल के पास क्यों जा रहे हैं? आप जाएंगे तो आप एक राजनीतिक गतिविधि कर रहे हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी की सभा में जाना अच्छा काम है कि आप उसके नेता को सुनने गए हैं, बजाय इसके कि न्यूज़ चैनल जिसका काम कुछ और था उसको आप बीजेपी का समझ कर देख रहे हैं, ये आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो मैं जनता से कह रहा हूं कि आप बीजेपी की सभा में जाएं, पसंद कर सकते हैं, पर मुझे बताइए कि बीजेपी को पसंद करने के लिए, नरेंद्र मोदी को पसंद करने के लिए भारत की पत्रकारिता को इस पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की जूती बनाना क्या ज़रूरी है? ये सवाल मैं दर्शक से भी नहीं करता हूँ, ये सवाल मैं आरएसएस के लोगों से भी करता हूँ और ये सवाल मैं बीजेपी के सपोर्टर और नेताओं से भी करता हूँ कि क्या ये ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी को जीत दिलाने के लिए या उन्हें पसंद करने के लिए भारत की पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया जाए और उसे बर्बाद होते हुए देखा जाए? ये लोगों को तय करना है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इसको सोचें। टीवी नहीं बंद करना चाहते हैं, थोड़ा समय ले लें, है ना, वो खोल के देखना चाहते हैं देख लें, वो 100 चैनल देखेंगे पर उनको एक ही प्रकार का कंटेंट, एक ही प्रकार की सामग्री नज़र आएगी। ये भयावह है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों ने कहा कि आप कौन होते हैं लोगों को बोलने वाले। अब अगर 100 न्यूज़ चैनल मिलकर लोगों का चॉइस लिमिटेड कर दे, वो तय करने लगे कि हम आपको यही दिखाएंगे, तो उन चैनलों को बोलना चाहिए, उनके बारे में बोला जा सकता है कि इनको नहीं देखा जाना चाहिए। बेशक, ठीक है, क्योंकि ये चॉइस मैं नहीं डिक्टेट कर रहा हूँ, ये चॉइस न्यूज़ चैनल डिक्टेट कर रहे हैं कि आपको बीजेपी और उसके प्रोपेगेंडा के अलावा हम कुछ नहीं दिखाएंगे। दिखाने के लिए दिन में थोड़ा 2-3 बजे राहुल गांधी का 2-3 मिनट का वो रैली दिखा देंगे, लेकिन शाम का प्राइम टाइम बीजेपी का एजेंडा का रहेगा और बीजेपी के प्रवक्ताओं का रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारत के जो नागरिक हैं वो एक सरकार चुन रहे हैं, ज़रूर चुनें, उसमें कोई बुराई नहीं है, नरेंद्र मोदी को पसंद करने में बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत की पत्रकारिता को ध्वस्त करने में योगदान ना करें। क्योंकि अगर एक बार इस जर्नलिज्म को आपने ख़त्म किया, उसको मान्यता देके, तो ये जो 100 टेलीविज़न चैनल है ना, वो सिर्फ बीजेपी की आवाज़ नहीं बन रहे हैं, उनका बीजेपी की आवाज़ बनना ये साबित करता है, ये बताता है कि मीडिया ने लोगों की आवाज़ बनने का काम ऑफिशियली छोड़ दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीने का असली साइज हिंदुस्तान को पता चला है, जो 56 इंच नहीं बल्कि 50 इंच का है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप दर्शक हैं, आप क्यों चाहते हैं कि आपकी आवाज़ समाप्त कर दी जाए? ये तो आप नहीं कर सकते ना। आप जब अपनी आवाज़ नरेंद्र मोदी को चुनकर देश को बताना चाहते हैं कि ये हमारी आवाज़ है, तो आप दूसरी तरफ इन न्यूज़ चैनलों के जरिए अपनी आवाज़, फिर आपकी आवाज़ कौन बताएगा? तो इसलिए लोगों को न्यूज़ चैनल नहीं देखना। गहरी सूचना मिलना या एक ही तरह की सूचनाएं मिलना, ये और कितना बड़ा खतरा है? ये बहुत बड़ा खतरा है। अब नहीं संभव है, क्योंकि न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर अब नहीं है, अब एंकर हैं। हम ही से लोग कहता है आप बंगाल पे बोलिए, हम ही से लोग बोलता है चीन पे बोलिए,
है ना, अखबार पढ़ने का टाइम नहीं रहता। आधे एंकर तो 2 पेपर पढ़ के नहीं आते होंगे। जी जी, वो तो 4 लोग ठीक है। बैठाए और डिबेट। हाँ, वो 5 लोग पर्ची देके गूगल से निकाल के दे दिया, उसी में डिबेट करते हैं। तो डिबेट करने में कोई मेहनत नहीं है। मैं जो करता हूँ उसमें बहुत मेहनत है, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। वो मतलब 2,500-3 हज़ार शब्द टाइप करने पड़ते हैं, उसमें भी रिसर्च करके। तो जो मैं रिसर्च करता हूँ उसमें भी प्राथमिक सूचनाएं नहीं होती, नई सूचनाएं नहीं होती हैं। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला है, तो कोई रिपोर्टर घूम रहा है कि वो सही है कि गलत है। कोई रिपोर्टर घूम रहा है कि एलईडी क्या है, क्या जो इतनी सरकार दावा करती है उस एलईडी में किस एक कंपनी को फायदा हुआ या नहीं हुआ, क्या उस व्यापार के जरिए कोई एक ऐसी कंपनी बन गई जो पीछे से किसी और की मदद कर रही है, हमको मालूम नहीं है। तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। लोगों में ये धारणा है कि आजकल तो कई न्यूज़ चैनल हो गए हैं, ये बात सही है, लेकिन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि कई 100 न्यूज़ चैनल होने के बाद भी सूचना अब एक ही प्रकार की है। तो अगर इतनी बड़ी दुनिया में अगर 1-2 प्रकार की सूचना आपके पास हो, उतनी ही हो, तो मैं उसको कहता हूं कि आप सूचना विहीन अवस्था में हैं। आप एक इंफॉर्मेशन लेस वोटर हैं। आपको कुछ पता नहीं है सिवाय इसके कि आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं या आप राहुल गांधी को पसंद करते हैं। असली हिंदू वर्सेस ढोंगी हिंदू। क्या टोपी पहनाकर, जालीदार टोपी पहनाकर 2019 की जंग जीत जाएगी कांग्रेस? आप विपक्ष को भी ये सलाह दे रहे हैं, उनसे भी कह रहे हैं कि आप अपना प्रतिनिधि डिबेट में मत भेजिए। तो इसकी क्या वजह है, और विपक्ष क्या ऐसा उसके लिए कि ये अवसर होता है अपनी बात पहुंचाने का, क्या वो ये इसे खो दे? पर विपक्ष देख ले कि उस स्क्रीन पर उसे वो अवसर मिल रहा है। जो सवाल भेजे जा रहे हैं, जो सवाल तय होते हैं, वो किसकी तरफ से सवाल तय होते हैं, है ना। ये विपक्ष देख ले, अगर उसको लगता है कि उसे बराबरी के तौर पर उसको मिल रहा है तो जाए, लेकिन उसको कब मिलता है, कब मिला है, वो वहां पर बैठा है। अब एक बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं, एक आरएसएस के विचारक होते हैं। बताइए, सारे विचारक आरएसएस के टीवी में आके, बाकी कहाँ है? बाकी को तो चुनाव प्रबंधन के काम में लगा दिया गया है, पन्ना प्रमुख बना दिया गया है। बड़े बड़े प्रचारक सुनते थे कि ये बौद्धिक लोग होते हैं, पर उनको पर्ची फाड़ के पकड़ा दिया, ये लोग 12 घरों में घूमते रहो। तो प्रचारकों का भी एक तरह से उनकी प्रतिष्ठा का देखिए क्या हाल हो गया। वो भी नहीं बोल पा रहे हैं कि हमारी हालत जो है वो पन्ना प्रमुख की हो गई है। तो ये जो स्थिति है कि विपक्ष को स्पेस नहीं मिलता है। और मुकुल जी, आप रिसर्च कीजिए, कोई भी रिसर्च करे। बात ये है कि मैं कोई भावुकता में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के जो ये न्यूज़ चैनल हैं, और देखिएगा ये बात साबित होगी, ये बात साबित होगी कि हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनल ने इस देश की डेमोक्रेसी को कुचला है। ये फ्रंटल हथियार हैं, वेपन हैं उन खतरों के जिनके बारे में हम सब पढ़ते रहते हैं, सतर्क रहते हैं। एक आदत सी हो गई है कि आपको सतर्क रहना, सवालों से देखना है। तो इसमें आप देखिए कि विपक्ष का कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की जब सभा होती है तो 2 घंटे तक लाइव चलता है। हाँ, अगर दिन में 3 सभा होती है तो 2-2 घंटे तक, 3 घंटे सारे कार्यक्रम गिर जाते हैं। आप इस बात से सहमत हैं? आप सहमत हैं भाई? आप सहमत हैं? राहुल गांधी की सभा होती है तो ब्रेक नहीं लिया, कभी कभी उनका ब्रेक बढ़ता है, नहीं तो हमेशा ब्रेक ले लिया जाता है। वो शुरू करते हैं, गिर जाता है, ठीक। बाकी जो और नेता हैं उनका दिखाया नहीं जाता है। तो पूरे देश में 5 साल तक लगातार आप एक ही आदमी को दिखा रहे हैं, उसमें भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि बता नहीं रहे हैं कि इन्होंने अपनी छवि बनाने के लिए क्या क्या किया है और इसकी हकीकत क्या है। वो सब कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ धारणा पे आप वो बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को नहीं जाना चाहिए। तो ये जो उसमें आप कह विपक्ष रहे की हैं, कोई जगह नहीं है। पर ये 2014 से के पहले से ये शुरू हो गया। नहीं, ये 2014 के बाद से शुरू हुआ। हाँ, ऐसा उसी नहीं है समय कि जो बनने टेलीविजन लगा में था। पतन पहले से नहीं था। पतन की प्रवृत्तियां और प्रकृतियां अलग अलग समय में अलग अलग होती हैं। इसे हम क्या इस समझे, तरह विपक्ष से की एक कमजोरी हिंदू नहीं, या विपक्ष की कमजोरी सत्ता की कैसे मजबूती क्या है? है? अगर तमाम तरह के अखबार विपक्ष को तय कर लें, है ना, अमित शाह के चैम्बर में बैठ के तय कर लें कि हमको विपक्ष को नहीं छापना है, तो आपकी नजरों से वो विपक्ष गायब है। तो विपक्ष कैसे कमजोर है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 2000 है ना, पहले, ये कभी 14 नहीं से हुआ। ये पहले विपक्ष भी था। पत्रकारिता अमित शाह में विपक्ष थे। पतन की स्थिति रही, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि मीडिया की स्पेस से विपक्ष को गायब कर दिया गया। अभी तो थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है क्योंकि लोग अलर्ट हुए हैं, लेकिन आप पहले के चुनावों की जाके चैनल का कवरेज देखिए तो आपको विपक्ष की कहीं आवाज नजर नहीं आई। रैली की रैली विपक्ष की गायब की गई। आप देखिए, तो ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हम ना चुने विपक्ष को, ये बहुत अच्छी बात है ना, कि आप अपना विकल्प सोच समझ के आप कहते हैं ठीक है, हम इनके लायक, हम इनको चुनने लायक नहीं समझते हैं। लेकिन ये चुनाव मीडिया ने अपनी तरफ से क्यों किया कि हम विपक्ष को नहीं दिखाएंगे?
उसके सवाल पे नहीं पूछा जाता है। उसके सवाल, तो इस तरह के सवाल नहीं पूछे जा रहे, इस तरह के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप जो स्कूल शुरू नहीं हुए हैं, जिसमें मास्टर नियुक्त नहीं हुए, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप गोदाम के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, 100 सभाएं कर रहे हैं, इसके पीछे जो जनता का हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, क्या वो जरूरी था? तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एक टीवी का व्यक्ति जब ये कह रहा है कि तो बड़ा तकलीफदेह होता है कि टीवी मत देखिए, तो क्या कोई और चारा नहीं बचा? आपको सूचना नहीं मिल रही है। आप अगर इस भ्रम में रहना चाहते हैं कि आपको सूचना मिल रही है तो आप घूमते रहिए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं कोई ये तकलीफ दे बात नहीं है, ये फैक्ट बात है। ये इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये फैक्ट है आज के समय का कि ये टेलीविजन, अब इसमें दम नहीं है। आपके प्रति जो मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं दोबारा इस्तेमाल चलिए सर, फिर थैंक यू सर।